आज हमारा चैप्टर नंबर 10वां स्टार्ट कर रहे हैं ना। कल हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, या डेफिनेट इंटीग्रल बोल देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल या कहें निश्चित समाकलन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, देखो समाकलन ना जोड़ को व्यक्त करता है। वैसे समाकलन जो है वो जोड़ को व्यक्त करता है, अवकलन टूटने की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। हर क्षण परिवर्तन की दर देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना। एक तरह से अवकलन तो उसको भाग करता है, हर क्षण पे अध्ययन करना। समाकलन सभी क्षणों को जोड़ने का काम करता है, तभी तो अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है ना समाकलन। तो अवकलन तो हर क्षण विश्लेषण करना, हर क्षण, और हर क्षण को जोड़ना क्या कहलाता है, समाकलन। अच्छा, वैसे समाकलन अगर ग्राफीय रूप में देखना चाहें तो ये एक आकृति के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। भाई कैसे, वो अब आने वाला है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो समाकलन एक क्षेत्रफल की आकृति के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है कोई, यहां तो x बराबर a है और यहां x बराबर b है। इस जगह पर तो x बराबर a है और यहां x बराबर b है। यहां से यहां तक का हमें अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लो, ठीक है, तो सुनो, ये जो क्षेत्र भाग है, देखो ये वाला, मैं ये बताने वाला हूं कि समाकलन जो है वो आकृति के क्षेत्रफल को किस तरह व्यक्त करता है। समाकलन आकृति के क्षेत्रफल को किस तरीके से व्यक्त करता है। तो मान लो यहां से लेके यहां तक की आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो यहां x है तो इसके ऊंचाई संगत ये क्या होती है, y, और y आपको ध्यान होगा क्या कहलाता है, fx। तो y क्या हो जाएगा, fa। अगर मैं इस बिंदु को लिखना चाहूं, x का मान, भाई किसी बिंदु को व्यक्त करना मतलब उसका x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट। तो a कोमा b fa, ठीक है, a कोमा fa, ये वाला जो है, ऐसे ये यहां जितना x का मान होगा उसके संगत f में रख देना, वो ये वाला बिंदु आ जाएगा। अच्छा, एफ है ना, एफ है, ये y तो है, तो ऊंचाई एफ है, ऊंचाई को व्यक्त करता है। ये जो कथन बोल रहा हूँ ना ये काम आने वाला है, इसलिए बोला है मैंने। एफ ए मतलब y और y मतलब ऊंचाई, यानी एफ ए किसको व्यक्त करता है, ऊंचाई को। अब क्या है, मैं इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहा हूं, मान लो, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको n भागों में बांट दिया, n भाग, ठीक है, और माना y बराबर कोई fx फलन है, ठीक है, और क्षेत्रफल का जो है प्रारंभिक x बराबर a और अंतिम x बराबर b है।
यहाँ ए है और यहाँ बी है, और मैंने इसके n भाग कर दिए, तब x बराबर a से 2 लिखा है ना, x बराबर b तक को n भागों में बांटा जाता है। x बराबर a से x बराबर b तक को n भागों में बांटा जाता है, बांट दिया। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल जो है a क्या होगा, n भागों का क्षेत्रफल ही तो होगा। इन सभी n भागों का क्षेत्रफल n भागों के क्षेत्रफल का योग। कुल क्षेत्रफल जो है क्या होगा, n भागों के क्षेत्रफल का योग ही तो होगा। अब सोचो, देखो कि इन भागों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, यदि प्रत्येक भाग की चौड़ाई h हो, यदि प्रत्येक भाग की चौड़ाई h हो, बराबर भागों में बांटा है, ठीक है, तथा भागों की संख्या n टेंस टू अनंत हो। ये मैंने n भाग है ना, और n इतने भाग हैं, कितने, अनंत भाग हैं, अनंत कर दिए। अनंत मतलब इतने बारीक, बहुत ही ज़्यादा बारीक। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, अनंत तो मतलब ज़्यादा ही बड़ी संख्या रे, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की तो बात ही नहीं है, ये तो अनंत थोड़ी है, अरबों संख्याओं की कोई बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, इतने भाग कर रहे हैं। तो उस स्थिति में एक भाग की चौड़ाई तो लगभग 0 हो जाएगी। तब h टेंस टू क्या होगा, फिर 0 होगा। फिर तो अगर n टेंस टू इनफाइनाइट होगा ना, n क्या चीज़ है, भागों की संख्या। अगर मैंने ऐसे अनंत भाग कर दिए ना, अगर मैंने इस प्रकार के अनंत भाग कर दिए, अनंत मतलब कुछ ज़्यादा ही संख्या होगी, इतनी के मतलब समझ जाओ कितनी होगी, तो फिर ये भाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बहुत ही बारीक हो जाएंगे ये। कितने बारीक, इतने बारीक के लगभग भाग की चौड़ाई क्या होगी, लगभग 0 होगी। कि साहब इनका क्या काम पड़ रहा है, अब पड़ रहा है, सुनो। मैं एक भाग के क्षेत्रफल पे बात करता हूँ भाई, हमें तो क्या करना है, इन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, और उन सभी भागों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इन भागों का क्षेत्रफल कैसा आएगा, सुनो। अभी तो ये आकृति है ना, आयत नहीं है, खैर ये इधर वाली तो थोड़ी ऊंची है और ये थोड़ी नीची है, दिख रही है जिसमें ना, ये तो ऊंची है, इधर वाली तो ऊंचाई है, ये वाली आगे वाली थोड़ी नीची है, तो ये आयत नहीं है। पर जब अनंत भाग कर देंगे, मतलब बिल्कुल और बारीक कर देंगे, इससे भी बारीक, इसमें तो फिर भी अंदर गैप दिख रहा है मुझे, इससे भी बारीक अगर कर देते हैं आप, तो ये जो भाग है इसकी ये दोनों लंबाइयां बराबर हो जाएंगी और ये दोनों बराबर हो जाएंगी, एक आयत की तरह व्यवहार कर जाएगा। अगर n अनंत हो और h टेंस टू 0 हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक अगर हो जाते हैं, तो प्रत्येक भाग
आयत की तरह होगा। ठीक है, तो पहले भाग को हम A1 कहें, दूसरे को A2 कहें, तीसरे को A, तो कुल क्षेत्रफल पहले भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का, तीसरे भाग का, और ऐसे ही n भाग के क्षेत्रफल का योग, कुल क्षेत्रफल यही तो होगा। अब मैं A1 का मान लिखने वाला हूं, पहले भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, भाग किस तरह व्यक्त हो रहे हैं? आयत की तरह व्यक्त हो रहे हैं। प्रत्येक भाग कैसा नजर आ रहा है? आयत। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो बाई होती है, बाई मतलब एफ है, और चौड़ाई ये होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमने पहले मान लिया कितनी? h। तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस दूसरे भाग पे आ जाओ, तो दूसरे भाग की लंबाई और दूसरे भाग की चौड़ाई। अच्छा, प्रत्येक भाग की चौड़ाई तो h ही कर दी ना मैंने, फिक्स। दूसरे भाग की लंबाई पर चर्चा करते हैं, सुनो क्या होगी। पहली जगह तो x बराबर a है, दूसरे नंबर पे x बराबर पता है कितना होगा? a प्लस h होगा। यहाँ a है और प्रत्येक भाग की चौड़ाई h है, तो अगला a प्लस h ही तो होगा। तो दूसरे नंबर का भाग होगा a प्लस h। तो उसके संगत जो ऊंचाई है एफ एक्स रहा करती है ना, x का मान तो a प्लस h, और उसके संगत ऊंचाई एफ a प्लस h। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल लंबाई तो एफ a प्लस h है, और चौड़ाई कितनी? h प्लस तीसरे नंबर के आयत पर चलते हैं। तीसरे नंबर का आयत पहले हम a है, दूसरा a प्लस h है, तीसरा a प्लस 2h होगा। तो तीसरे आयत की ऊंचाई f a प्लस 2h और चौड़ाई h प्लस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा f a प्लस 3h और h। अगले पाओ, अंतिम जो आयत है, कितने आयत हैं ये? n। दूसरे नंबर की आयत की 1h, a प्लस 1h है। तीसरे नंबर के आयत की ऊंचाई तीसरे नंबर की है 2h, दूसरे की तो है बन है ना, एक कम बोल रहा हूं मैं। दूसरे आयत की तो 1h, तीसरे आयत की 2h, चौथे आयत की 3h, है ना, एक कम चल रहा है। तो nवें आयत की n-1h, f a प्लस n-1h, और लंबाई तो ये हो गई, चौड़ाई h। ये हुआ कुल क्षेत्रफल। अब बोर्ड पे ये जगह कम पड़ रही भाई, मिटाऊं? थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये हो गया। तो कुल क्षेत्रफल होगा
एच कॉमन आ जाए सब में से, अंदर कितना, एच जब कॉमन आ जाएगा तो एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2H प्लस एफ ए प्लस n-1H। कुल क्षेत्रफल ये हुआ। अच्छा सुनो, मतलब हो क्या रहा है, लंबाई तो कौन व्यक्त करता है, फलन एफ एक्स, चौड़ाई कौन व्यक्त करता है, एच, एच है ना, एच एक तरह से जो समझोगे x2 माइनस x1, यहाँ x2 है यहाँ x1 है। देख लो a प्लस में से a घटा दो, ये तो x2 है और ये x1 है, तो a प्लस में h में से h घटाओगे तो h बचेगा, a प्लस h में से a घटाओगे तो h बचेगा, ये है। यानी कि इसको डिफरेंस ऑफ x भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो निकला है कौन, ये कुल क्षेत्रफल कौन है, h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2H एफ ए प्लस n-1H, ठीक है, ये वाला ही लिखा है मैंने। तो ये जो है क्या चीज़ है वैसे देखा जाए कि एफ एक्स के मान मतलब ऊंचाई और चौड़ाई कौन है, h, और h को dx बोलते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों के गुणा का योग है, ये योग का चिन्ह होता है। समाकलन क्या व्यक्त करता है, जोड़ को। तो ये जो लिखा हुआ है ये एफ एक्स के मान और डी एक्स के मान, देख लो वाली गुणाएं तय दोनों का, हर एक गुणा ये रहे, एफ एक्स का मान और डी एक्स का मान, एफ एक्स का मान डी एक्स का मान, एफ एक्स का मान डी एक्स का मान, इनका गुणा है। कहां से कहां तक है, x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से x बराबर b तक, a से b तक एफ एक्स और डी एक्स के गुणा का जो जोड़ है वो इससे व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। जहां देखो एक भाग की चौड़ाई h है ना, तो कितने भाग हैं, ये n भाग हैं, तो कुल चौड़ाई NH हुई, और वैसे देखे कुल चौड़ाई b माइनस ए हुई, तो h का जो मान है वो b माइनस ए अपॉन n है, जहां लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और h टेंस टू 0, ठीक है। ये सूत्र आप नोट तो कर पूरा ही क्या होगा, ये हमें याद करना है। इस सूत्र पे आधारित हैं 10.1 के सवाल। अच्छा, ये समाकलन ही तो है ना, ये समाकलन कितने के बराबर है, इतने के, और ये क्या चीज है, इस आकृति का क्षेत्रफल। तो समाकलन है ना, समाकलन वो एक तरीके से ये ग्राफ में क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, ठीक है। आप ये नोट करो,
और इस पे आधारित सवाल देखते हैं। फिर इस पे आधारित होंगे, इसको ढंग से भले ही वीडियो रोक के एक बार वापस से याद सा कर लो इसको, और जब आगे सवाल हम चलेंगे भले ही इस पे आधारित हैं। बस इतने लिखे से ही बात बन जाएगी पूरी। मिटाएं लो। जैसे बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले, बिल्कुल सरल आपसे। अच्छा सुनो, इस तरह से क्षेत्रफल को ज्ञात करने को या इस तरह से समाकलन को योगफल की सीमा के रूप में समाकलन बोलते हैं, और दूसरा प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी बोलते हैं। आपसे कहेगा कि 0 से 2 x + 4 dx, 0 से 2 x + 4 dx का एक तो नाम बोलते हैं इसका योगफल की सीमा रूप में, और दूसरा प्रथम सिद्धांत से समाकलन। प्रथम सिद्धांत से समाकलन। ठीक है, योगफल की सीमा रूप में या फिर प्रथम सिद्धांत से समाकलन, दोनों चीज बोलते हैं। देखो यहां a बराबर बताओ, अब ये भी ध्यान है, a से b f(x) dx, a से b f(x) dx। तो a की जगह कौन है? 0, 0 ये नहीं दिख रहा हो तो, और b की जगह कौन है? 2, f(x) की जगह कौन है? x + 4। यहां x बराबर 0, सॉरी a बराबर, और b बराबर 2 तथा f(x) बराबर x + 4। a बराबर 0, b बराबर 2 और f(x) बराबर x + 4 है, क्या ना है? अच्छा, वो जो मैंने लिखा था h बराबर b - a/n, पहले लिख के रख लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बराबर b - a/n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अच्छा, b - a/n, 2 - 0/n, यानी कि 2/n। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 2/n। ठीक है। अब वो सूत्र देखो आप के 0 से 2 x + 4, पहले सूत्र लिख देते हैं चूंकि लगा के, चूंकि i समाकलन ये प्रथम सिद्धांत से, i बराबर लिमिट
H टेंस टू 0, वो सूत्र लिख रहा हूं अभी अभी वाला। H तो बाहर था उसमें, और FA प्लस FA प्लस H प्लस FA प्लस 2H प्लस FA प्लस 3H प्लस FA प्लस N-1H। ठीक है, I इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0, H सूत्र लिख दिया मैंने। A और B आपको पता है, H का मान भी कितना है 2/n, पर अंत में रखना होगा हमें। ये आया I बराबर लिमिट H टेंस टू 0, H FA का मान, ठीक है, FA F0 प्लस FA प्लस H 0 प्लस H FA प्लस 2H 0 प्लस 2H FA प्लस 3H 0 प्लस 3H FA प्लस N-1H 0 प्लस N-1H। लिमिट H टेंस टू 0, H ये तो F0 ही है, ये FH है। हमने A की जगह 0 रख दिया क्योंकि A की जगह 0 है ना, इसलिए प्लस F2H प्लस F3H प्लस N-1H। ठीक है, लिमिट H टेंस टू 0, ये तो H है। अब F0 का मान बताओ, यही है इसका सॉल्यूशन, ही आंसर है इसका, सॉल्यूशन ही आंसर है। तो H तो जो कि तो F0 का मान कैसा, कहाँ थे लामे, ये रहा। Fx बराबर कितना लिखा हुआ है हमने, x प्लस 4, तो F0 कितना होगा 0 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस FH, x की जगह h इसमें तो रखेंगे, ठीक है, तो x की जगह h प्लस 4 F2H तो 2H प्लस 4 फिर 3H प्लस 4 फिर N-1H प्लस 4। ठीक है, ये आया। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है भाई, तो देखो जगह कम और रह गई। लिमिट H टेंस टू 0, H तो मैं लिख ही रहा हूं, अब देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 दिख रहा है अलग से, n बार है ये, तो 4 प्लस 4 अगर 3 बार हो तो 4 गुणा 3, 4 प्लस 4 प्लस 4 8 बार हो तो 4 गुणा 8, और 4 प्लस 4 प्लस 4 n बार हो तो 4 गुणा n, तो 4 गुणा तो n 4n प्लस, अब देखो H 2H 3H 4H ऐसे है ना, इसमें से मैं H कॉमन ले लेता हूं,
तो 1 + 2 + 3 + n-1 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 + 4 + 4 तो 4n हो गया, और h + 2h + 3h + n-1h में से h कॉमन ले लिया ये रहा। अब देखो इधर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और h 4n, ये फिर प्लस h 1 + 2 + 3 + 4 + ... n-1, ये अब मैं सूत्र लिखा दूंगा अभी, है ना, तीनों। हालांकि गणितीय आगमन सिद्धांत वाला जो चैप्टर उसमें है, फिर वापस से लिखा दूंगा साइड में, थोड़ा लिखाना भूल गया। बाकी 11वीं में है ये, n-1/2 आएगा इसका। इसका सूत्र होता है 1 + 2 + 3 + ... n-1, है ना। इसके योग का सूत्र है n-1/2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं h का अंदर गुणा कर रहा हूं भाई, तो 4n(h) अंदर गुणा कर दिया है, प्लस इस h का जब यहां गुणा कर रहा हूं तो h² और n-1/2। ठीक है, ब्रैकेट साथ लगा देते हैं। मैं यहां से n कॉमन ले रहा हूं इस ब्रैकेट में से, तो बाहर कितना हो जाएगा n²। और संग संग अब मैं h का मान और रख रहा हूं। अंत में हमें h का मान रखना हुआ पड़े करेगा। अंत में h का मान कहाँ है साहब, ये पहले रख के लिख लिया था, कितना 2/n। चूंकि मैं h का मान रख दूंगा यहाँ, तो h नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं, और जब h नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी तो फिर लिमिट h की लिखने से क्या फायदा, फिर तो n की लिखो। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n, h का मान रख रहा हूं मैं 2/n। ठीक है, प्लस h² या कोई स्क्वायर 4/n²। h की जगह है ना, और इसमें से n कॉमन लिया तो यहां बगल में n² हो जाएगा। भाई ब्रैकेट के बाहर कहाँ, यहाँ पहले से n तो ये है ही एक, और एक n अंदर ब्रैकेट से कॉमन हो जाएगा, तो n² होने वाला है। 1 - 1/n, n से ये n कट गया और n² से n² कट गया। अब मात्र और मात्र n यहाँ बचाए लाओ। अगर n का मान अब अनंत रख देते हैं साहब, पहले ही रख देते, पहले अनधार्य रूप बनता कर रख देते तो ठीक है कि नहीं। तो n अगर आप अनंत रख देते हो तो देखियो यहां तो n बचा ही नहीं है पहले पद में, तो 4 × 2 = 8 प्लस यहां अगर n का मान अनंत रख देते हैं तो 1/अनंत 0, 1 - 0 1, 1 × 4 4, कितना 12। इस फलन के द्वारा जो ग्राफ है उस आकृति का क्षेत्रफल अगर 0 से 2 तक देखा जाएगा तो कितना आएगा, अंततः 12 आएगा। एक आध और सवाल करता हूं, देखो मतलब देखो हमें क्या करना हुआ करेगा, ऐसा देगा उसमें से a पहचानना, b पहचानना और fx पहचानना और h लिखना। 4 चीज a b fx और h लिख लें, फिर ये सूत्र आया करेगा। सूत्र में फलनों के मान और इस श्रेणियां बने करेंगी। तो अगले सवाल से पहले
थोड़ी सी 3 छोटे छोटे सूत्र हैं जो 11वीं क्लास में है, मैं तो केवल याद दिला रहा हूं उनको, है ना। सूत्र है पहला, देखो आप ये था उसमें 1 + 2 + 3 + n, 11वीं का जो गणितीय आगमन सिद्धांत वाला चैप्टर है ना, उसमें 1 + 2 + 3 + n, n + 1/2 ये था। अब जब n है तो यहाँ n है, अगर यहाँ n-1 हो तो यहाँ भी n-1 और यहाँ भी n-1, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा n-1 तक का, 1 + 2 + 3 + n-1, ये बनेगा n-1/2। दूसरा, आप 1² + 2² + 3² + 4², ऐसे n², ये रहा करता था n + 1, 2n + 1/6, ठीक है, n + 1, 2n + 1/6। तो अगर ये n-1 पद होते तो n की जगह n-1 रख के जो नया सूत्र स्थापित होगा वो होगा n-1 2n-1/6। के साहब ये काम कहाँ आएंगे? अरे जब तुम योग करेंगे ना, अभी सूत्र से जो श्रेणी बना करेगी सवालों में, इनमें से कोई एक या तो ऐसी बना करेगी या ऐसी बना करेगी। क्या लिख रहा है जाने ये, 1² + 2² + 3² + ... n-1 का स्क्वायर बराबर n-1 2n-1/6, ठीक है। ऐसे में तीसरा डायरेक्ट ही ना लिख लो, डायरेक्ट चलो, 1³ 2³ 3³ और n-1 का क्यूब कितना रहेगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर n-1 पद हों यदि n-1 पद हों तो n-1 का ये /2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है ना जो मैंने ब्लॉक में बंद किए ना, ये तो इस चैप्टर में काम आएंगे, बाकी ओरिजिनल सूत्र तो ये चाहिए, पर इन पर आधारित ही इनका निर्माण है। इस चैप्टर में ये वाले काम आएंगे जो मैंने लिखे हैं। एक और आएगा, क्या कहते हैं उसका, गुणोत्तर श्रेणी का, a
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर एन माइनस वन, गुणोत्तर श्रेणी के योग का सूत्र ये रहा करता था ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर आर की पावर एन माइनस वन तक गए हैं। अच्छा सुनो, आर की पावर तो एन है और माइनस वन अलग है, ध्यान रखना, एन में से नहीं घट रहा है ये, एक आर की पावर एन है और अलग से माइनस एक है, ठीक है। तो ये चार सूत्र काम आने वाले हैं। अब मैं वापस से जो मेन सूत्र है इस चैप्टर का, ये तो 11वीं के हैं जो मैंने आपको याद दिलाए केवल। अगला सवाल ले रहा हूं मैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की कितनी लिमिट है, ए से बी है इसमें, तो ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन, दो विधि बोलते हैं इसको, जो मैं अभी कराने लग रहा हूं। योगफल की सीमा रूप भी बोलते हैं या प्रथम सिद्धांत से भी बोलते हैं। का समाकलन योगफल की सीमा रूप में भी या प्रथम सिद्धांत से, दोनों में से कोई सा भी मेथड बोल सकते हैं इसको। कौन से को? जो इस एक्सरसाइज में मैंने जो सूत्र मेन सूत्र लिखा है। अच्छा, इस सवाल में ए बराबर तो ए और बी बराबर बी ए और एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ ए बराबर तो ए और बी बराबर बी ए और एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। चार चीजें लिखनी कही थी मैंने, ए बी एफ एक्स और एच और लिखने कही थी। कैसे लिखें? लिमिट एच टेंस टू 0, एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट। ये चारों चीज लिखने के बाद हम उस सूत्र को लिखा करते हैं, ठीक है। चूंकि लगा के सूत्र है साहब, आई बराबर लिमिट, ये सूत्र है मेन, लिमिट एच टेंस टू 0, एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। लिमिट h टेंस टू 0, h आ गया, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और इस तरह से, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, h, अब इनके मान
अब इस सवाल में ए की जगह ए ही है, अगर जैसे 3 होता तो हम ए की जगह 3 रखते, अब ए की जगह ए ही है तो बस अब तो मान रखने हैं कई को एफ ए को। कैसे? इससे एफ एक्स से निकला करते हैं। एफ ए कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच का स्क्वायर, एफ ए प्लस 2h, इससे निकाल रहा हूं इसकी वैल्यू यहां से, ए प्लस 2h का स्क्वायर, ए प्लस 3h का स्क्वायर, ए प्लस n-1 h का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस n-1 h का स्क्वायर। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब इसको कैसे हल करेंगे? सुनो, अगर दिमाग लगाना चाहें तो यहीं कहीं भी कर सकते हैं। पहले तो बिना h को पद, फिर h को और फिर h स्क्वायर को। कैसा बिना h के हो? a स्क्वायर, इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे जब यहाँ नहीं आएगा ए स्क्वायर, a स्क्वायर आएगा, 2ab के हिसाब से 2h आएगा और फिर h स्क्वायर आएगा। तो बिना h को पद तो a स्क्वायर, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा बिना h का पद, सब में आएगा। ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे तो भी आएगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक तो ये बनेगा, ये तो बिना h का पद है। अब h के पदों पर आ जाओ, इसमें तो आएगा नहीं h का पद, यहां तो आएगा 2h, इसे खोलेंगे 2ab के हिसाब से जब 4ah, इसे जब h के हिसाब से खोलोगे 2ab आएगा 6ah, ऐसा आएगा। लास्ट वाला देखो 2an-1h, इसे जब आप खोलोगे तो बिना h के पद, h के पद और h स्क्वायर के पद, तीन है। बिना h, h और h स्क्वायर, बिना h के तो ये आएंगे, h के ये आएंगे, h स्क्वायर के और देख लो, प्लस यहां h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस कितना आएगा n-1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h है ना, और तो ये h तो ये चाहिए ना। देखो a स्क्वायर n बार है, अच्छा n बार है कि n-1 बार है कि n-3 बार है कि n+1 बार है, कैसे मालूम पड़ेगी? अरे ये n पद हैं वैसे तो, देखो ये ओरिजिनल, देखो ये कितने पद हैं, ये n है ना। अच्छा, तो एक a स्क्वायर यहां से आया है, एक a स्क्वायर यहां से, एक a स्क्वायर यहां से, तो ये n है, तो ये बन जाएगा n a स्क्वायर
यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, a आ रहा है और h आ रहा है, 2ah, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और अंतिम आएगा n-1। कैसा, अब ये n थे तो ये n-1 कैसे हैं भाई, h यहां से स्टार्ट है, एक पद हटके, कुल पद तो n थे पर h जो है एक पद स्टार्ट हटके, एक पद हटके स्टार्ट है मतलब। अब यहां जाओ, h स्क्वायर कॉमन, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। लिमिट h टेंस टू 0, h ये आया n(a) स्क्वायर 2ah, इसका सूत्र मैंने लिखाया है तुम्हें अभी तो लिखाया है, कितना, n-1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर, इसका भी सूत्र लिखाया है मैंने आपको, इसका है n-1 2n-1 अपॉन में 6। अच्छा देखो, लिमिट h टेंस टू 0, अब h का अंदर गुणा करो, nh a स्क्वायर, अब यहां 2a h स्क्वायर और फिर n-1 अपॉन 2 प्लस h का यहां गुणा करो, h क्यूब n-1 2n-1 अपॉन 6, h का अंदर गुणा कर दिया है। जब h का अंदर गुणा हो जाए करे, फिर h का मान रख दिया करो ऊपर से, यहां से ये वाला, और सवालों में ये संख्या होगी, इस सवाल में थोड़ा सा बड़ा है b-a। ठीक है, रख रहा हूं मैं। जब h का मान ही रख दिया तो सवाल में h तो बचेगा ही नहीं, h नहीं बचेगा तो फिर h की लिमिट थोड़ी लिखी जाएगी, फिर तो n की लिखी जाएगी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, आ जाओ, n ये वाला, h का मान b-a अपॉन n, और बगल में a स्क्वायर प्लस, यहां पहुंच गए, यहां 2 से तो 2 में काट ही देता हूं, a h स्क्वायर है, h का स्क्वायर मतलब b-a का स्क्वायर और बटे में n स्क्वायर। ये n तो पहले से ही है, हर बार है, नीचे वाला n कटा करेगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे पावर 4 हो, कटते ही है। n स्क्वायर कटेगा कैसे, ऊपर n स्क्वायर आने से, अभी तो है नहीं। अगर इसमें से n कॉमन आ जाए तो ये n स्क्वायर, क्या बचेगा, 1 - 1 अपॉन n, या प्लस
जगह है क्या? एच क्यू, एच का मान बी माइनस ए अपॉन एन क्यू। अब यहां से एन कॉमन और यहां से भी एन कॉमन। पहले का एन तो है ही है, एक एन यहां से कॉमन आएगा और यहां से आएगा, एन क्यू बन जाएगा। ए 1 माइनस 1 अपॉन एन और 2 माइनस 1 अपॉन एन बन गया अपॉन 6। इस पद में h का मान रख दिया और इस ब्रैकेट में से n कॉमन लिया तो n स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेट से यहां से भी n कॉमन लिया और यहां से भी लिया तो n क्यू बन गया। अब जो n कट रहे हैं, कटते ही नीचे वाला n। अब अगर आप n का मान अनंत रख देते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो n का मान अनंत रख रहा हूं मैं, इसमें तो है ही नहीं b माइनस ए गुणा ए स्क्वायर। यहां पे a गुणा b माइनस ए का होल स्क्वायर, a गुणा b माइनस ए का होल स्क्वायर। n अनंत रखोगे ना तुम, देखो तो 1 बटे अनंत 0 आने वाला है, तो 1 माइनस अनंत है ये, 1 माइनस 1 बटे n है ना, तो पीछे वाला 1 बटे n 0 बनेगा, क्यों? n बटे में अनंत है इसलिए। तो 1 माइनस 0 1, ये 1 बन गया, तो 1 का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। b माइनस ए का क्यूब और गुणा में ये तो 1 माइनस 0 स्थिति है, ये 2 माइनस 0 स्थिति है, कुल मिला के 2 बटे 6, 1 बटे 3। ठीक, इसमें से क्या कॉमन? b माइनस ए कॉमन। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस b माइनस ए कॉमन गया है तो a गुणा b माइनस ए प्लस b माइनस ए कॉमन गया है तो b माइनस ए का स्क्वायर बटे 3 बराबर b माइनस ए, 3 एलसीएम लेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3a स्क्वायर, 3ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस यहां पे b माइनस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब कुछ गुणा भाग होके कट पिट रहा हो तो देख लो आप कितना, b माइनस ए तो है ही है, 3a स्क्वायर से तो 3a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, मतलब b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे 3। ये तो बी क्यू माइनस ए क्यू का सूत्र है, बी क्यू माइनस ए क्यू है कि नहीं है, बटे 3। ये आ गया बी क्यू माइनस ए क्यू बटे 3। तो मैंने आपको दूसरा करवाया है ना और 5वां करवा दिया है, तो आप ऐसा कर लेना, ये तीसरा छठवां तो मैं करा दूंगा, आप एक बार चौथे तक ट्राई करना, तीसरा छठवां छोड़ देना,
होगा तो ऐसे ही, पर इस श्रेणी से बनेंगी नहीं, संपट खाए तो है। बाकी मैंने जो करा दी ये कर देना और उदाहरण देख लेना पूरे, ठीक है कि नहीं है। 10.1 6 सवाल हैं, छोटी सी है, कल ये तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक।